आशना हिंदी पॉडकास्ट। हिंदी भाषा और साहित्य की खूबसूरत दुनिया से जुड़िए और सुनिए अपनी हिंदी अपने लोगों के साथ। आशना हिंदी पॉडकास्ट। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए ये नया एपिसोड लेकर। आज हमारे साथ है हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले तथा पुणे आकाशवाणी के सहायक कार्यक्रम निदेशक रह चुके डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी। पुणे आकाशवाणी में 38 साल तक डॉक्टर सुनील देवधर जी ने काम किया। एक संवेदनशील कवि से लेकर सहायक कार्यक्रम निदेशक तक का आपका करियर काफी प्रभावशाली रहा। अपने आकाशवाणी पर हिंदी कार्यक्रमों को एक अलग पहचान दिलाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। इनमें कलश, बड़े अनमोल है गीतों के बोल, जिंदा कहानियां, इन कार्यक्रमों का खास जिक्र किया जा सकता है। वर्तमान में आप विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। आपने मत खींचो अंतर रेखाएं, मोहन से महात्मा, आकाश में घूमते शब्द, संवाद अभिशेष है, संवादों के आईने में, लिखी कागज कोरे, वाणी संचार रेडियो प्रसारण आदि कृतियां आपकी प्रकाशित हुई है। उसी तरह आपकी नेशनल बुक ट्रस्ट से अनुवाद की 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिसमें मराठी का प्रथम यात्रा वर्णन समझी जाने वाली पुस्तक माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद मेरी यात्रा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने पर डॉक्टर सुनील देवधर जी को सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 3 बार पुरस्कृत किया गया है। आकाशवाणी वार्षिक डॉक्यूमेंट्री वर्ग में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और आचार्य आनंद ऋषि साहित्य निधि हैदराबाद द्वारा सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आपने लघु फिल्म जरीना का क्या होगा में अभिनय और फिल्म कंधा के लिए संवाद लेखन किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभाग लिया है। आपने विविध महाविद्यालयों में हिंदी मीडिया और पत्रकारिता विषय व्याख्यान दिया है। उसी तरह पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी अभ्यास मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया है और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, इस तरह हिंदी भाषा के लिए कार्य कर रहे और पत्रकारिता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर सुनील देवधर जी से हम आज संवाद करेंगे। सर, आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरिफ भाई, और आपके सभी श्रोताओं को भी हम नमस्कार कहते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि किसी भी व्यक्ति के साथ में ये हो सकता है कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो रोजगार की तलाश करता है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ ये अवसर भी मिला कि हम आकाशवाणी में कैजुअल के रूप में काम करने लगे और एमए का रिजल्ट आते आते अनाउंसर के बतौर हमारा चयन हो चुका था। और उसके पहले हम आकाशवाणी में ही एक युवा कवि के रूप में कार्यक्रमों में शामिल हुए। आकाशवाणी का स्टूडियो अगर हमने पहली बार देखा तो वो एक युवा कवि के रूप में देखा। कविता पाठ का आयोजन था और उस काव्य वाचन के लिए हम आकाशवाणी गए थे और वहीं से हमारे इस करियर की शुरुआत हुई। जी सर, आप आकाशवाणी जैसे सशक्त संचार माध्यम से जुड़े थे। आप बताएं कि हिंदी प्रचार प्रसार में संचार माध्यमों की क्या भूमिका रही है। निस्संदेह हिंदी के प्रचार प्रसार क्या बल्कि भाषा के प्रचार प्रसार में माध्यमों की ही भूमिका है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इन माध्यमों के अलावा, और इस माध्यम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, आप उसे फिल्म कह सकते हैं, आप उसे रेडियो कह सकते हैं, आप उसे टेलीविजन कह सकते हैं, आप उसे मुद्रित माध्यम कह सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें कह सकते हैं। ये सारे के सारे संचार के माध्यम हैं। और यहाँ तक कि अब हम ये कहेंगे कि आज जिन माध्यमों पर हम कार्यक्रम देखते हैं जो
विभिन्न आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषय के होते हैं और अनेक धर्म प्रचारक बैठकर वो अपनी अपनी बात कह रहे होते हैं, तो वो एक भाषा के माध्यम से ही कह रहे होते हैं। इसलिए ये सारे के सारे माध्यम न केवल हिंदी बल्कि भाषा के प्रचार और प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, तो हिंदी भाषा तो आज भी माध्यमों में, ये अलग बात है कि थोड़ा सा अंग्रेजी का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन अगर माध्यमों में भाषा के सर्वाधिक प्रयोग की हम बात करें तो शायद हिंदी सबसे ऊपर है। और इन माध्यमों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। बल्कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे फिल्मी गाने हैं, इन फिल्मी गीतों ने तो भाषा के प्रचार और प्रसार में और फिल्मों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर संचार माध्यमों की बड़ी भूमिका है भाषा के प्रचार और प्रसार में। गीत और गजल आपकी पसंदीदा विधाएं रही है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का कितना प्रभाव होता है पाठकों या श्रोताओं पर? गीत और गजल किसी के भी पसंद की पहली विधा हो सकती है, और उसका कारण ये है कि जब हम अपनी बात को कुछ अधिक रोचक, कुछ अधिक पुष्ट बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए स्वाभाविक तौर पर हम किसी दोहे का कोई उदाहरण दे देते हैं, उसकी कोई अर्धाली कह देते हैं, या कोई शेर उसका कोई आधा भाग कह देते हैं, या पूरा शेर कह देते हैं। दोहा उर्दू में अगर आप कहें तो वो शेर हो जाएगा, क्योंकि जैसे दोहे की प्रकृति है कि 2 लाइनों में ही अपनी पूरी बात वो दोहे में कही जाती है, उसी तरह से शेर में भी पूरी बात हो जाती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विषय पर पूरी गजल में वो शेर हों, अलग अलग विषय के शेर भी गजल में हो सकते हैं। तो आजकल जैसे दोहे में भी प्रचलन है कि एक ही विषय को लेकर कुछ दोहे कहे जाते हैं, और पुराना जैसा चलन है कि अलग अलग विषयों के अलग अलग दोहे थे। तो गजल में जब आप कहते हैं तो एक मुकम्मल गजल 5 शेर तो कम से कम होने चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि वो 5 शेर किसी एक ही विषय को कह रहे हों, वो एक विषय को भी कह सकते हैं। तो जब वो एक विषय में कहे जाते हैं तो उसे मुसलसल गजल कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि वो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है जी। ये इसमें विषय एक ही चल रहा है, एक ही बात को, एक एक घटना का वर्णन इसमें है, एक एक प्रसंग का वर्णन इसमें, ये मुसलसल गजल है। और वो गजल जिसमें हर शेर किसी एक अलग विषय को लेकर हो सकता है, वो गैर मुसलसल गजल होगी। तो हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, इसका हर शेर अलग है। इसी तरह से दोहे में भी कुछ दोहे जो एक ही विषय को लेकर कहे जाते हैं, और रहीम, कबीर, तुलसी, इनके जो तमाम दोहे हैं, ये रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई, एक विषय हो गया। दूसरा विषय पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, अलग विषय हो गया ना बिल्कुल जी। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून, अलग अलग विषय पर बात हो रही है। तो दोहे और शेर में एक किस्म से अंतर है, और वो अंतर अगर आप ये कहें कि जो बात हम हिंदी में दुआ कहेंगे वो बात हम उर्दू में शेर कह देंगे, क्योंकि उसकी भी एक खास टेक्निक है, उसका भी अपना एक गणित है। इसी तरह से दोहे का भी अपना एक गणित है, मात्राओं का हिसाब है, एक खास टेक्निक है। जहाँ तक गीत और पूरे नगमे की बात है या नज्म की बात है, तो आप जो गीत की बात कर रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि भाषा के अंतर से कई बात उस तरह से नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो बात गीतों में होती है वही बात नगमे में हो सकती है। गीत के संदर्भ से हम एक बात कहते हैं कि गीत कह रहा है कि मेरी पीड़ा जग की पीड़ा, वर्ग भेद का काम नहीं है, मेरी भाषा सबकी भाषा, वर्ग विभाजन नाम नहीं है, मेरी भोली बहन गजल ने मुझ में नाजुकता ढाली है, मधु का स्वाद एक जैसा है, सबकी अलग अलग प्याली है। तो जैसी हिंदी और उर्दू में कोई खास फर्क है नहीं जी, है ना। शेर कहता है शायर कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है तो इतना, वो देखते हैं ख्वाब हम देखते हैं सपना। तो बहुत अंतर है नहीं। और जो बात हम गीत के माध्यम से कहते हैं वो हम उर्दू में शब्द है कि हम नगमे के माध्यम से कहते हैं। तो जो आजाद नज़में हैं तो हमारी आज अनुकांत कविताएं हैं। तो यही एक फर्क है, भाव
और भावना का फर्क ज्यादा नहीं है। शब्द का फर्क हो सकता है, थोड़ा सा भाषा का भेद हो सकता है, लेकिन भाव और भावना का फर्क नहीं है, टेक्निक का फर्क नहीं है। जो बात दोहे में कही जा रही है वो बात शेर में कही जा रही है। आपने फिल्मी गीतों पर अपनी एक श्रृंखला चलाई थी जी जो काफी पसंद की गई थी, तो आप बताएं पुराने गीत और वर्तमान फिल्मी गीत इनमें क्या अंतर है? जी, बड़े अनमोल गीतों के बोल, ये नाम था हमारे उस कार्यक्रम का। और मैंने लगभग साल 1.5 साल इस कार्यक्रम को चलाया, और इस कार्यक्रम में उन फिल्मी गीतों के साहित्यिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक संदर्भों की चर्चा की। इससे प्रसंग से कोई आ गया कभी तो बताया भी, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य उस कार्यक्रम को प्रसारित करने का, वो आलेख तैयार करने का ये था कि इन गीतों का साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक सौंदर्य सामने आए। और उसी संदर्भ से हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम सुन लेते हैं, मुझे याद है कि जो गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो ये जो बात है, हमारी धार्मिक पुस्तकें या गीता या अन्य भी जो आध्यात्मिक उपदेश हमारे लिए हैं, संदेश हमारे लिए, वो क्या कहते हैं? वो यही तो कहते हैं ना। तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जब अपना कुछ था ही नहीं। तो जिंदगी के ये ऐसे कुछ अनमोल शब्द हैं, उनमें ऐसा दर्शन छुपा हुआ है। और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया को हमने इस ढंग से सोचा था कि धुआं जो उठता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ हमने उस सिगरेट के पीने से उसका अर्थ न लगाते हुए हमने ये कहा था कि इसकी जो आंतरिक भाव ये है कि वो ऊपर उठ जाता है और हवा में विलीन हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम अपनी फिक्र को बोझ की तरह सिर पर रखे रहेंगे तो वो हमारे लिए तकलीफ देह है, लेकिन अगर हम उसे धुएं की तरह उड़ा देंगे तो फिक्र हमारी हमसे दूर रहेगी। तो जो बात कही जाती है कि चिंता चिता से बढ़कर है, तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाने से आशय हमारा वहां हमने इस तरह से लिया। तो आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, ये अलग अलग एंगल हो सकता है। और आज के गीतों में इस तरह का दर्शन, इस तरह का साहित्यिक सौंदर्य, इस तरह का शाब्दिक सौंदर्य भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, कैसी भाषा है देखिए आप। हे काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पे सिंदूरी सी तिलक, होठों पे दहकते अंगारे, क्या भाषा है। मैं समझ गई रे दीवानी, तूने रात कोई सपना देखा, तेरी उठती गिरती पलकों में क्या देखा अपना देखा। अमृत के सागर के श्रुति मंदिर के दीपक की ज्योति, अल्हड़ कमलों पर पड़े हुए मौड़ी माणिक मोती मुक्ता मोती। तो अब बताइए, ये सौंदर्य देखिए और आज के गीतों का सौंदर्य देख लीजिए। और इसीलिए समय चीजों को तय करता है। आप ये देखें कि आज भी जब हम फिल्मी गीतों की बात करते हैं, कार्यक्रमों की बात करते हैं, स्टेज पर होने वाले शोज की बात करते हैं, तो वही पुराने गीत और संगीत की बात करते हैं। हमारे सामने फिर वही एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, यही नाम सामने आते हैं संगीतकारों में। गीतकारों में फिर वही साहिर है, इंदिवर है, मजरूह है, वही नाम आते हैं जी। तो कारण क्या है? कारण यही है कि जो समय की छलनी में अपने आप वही बचेगा जो बचने लायक होगा। आज आप कितना भी किसी भी चीजों का प्रोपेगेंडा अपने सोर्सेस के माध्यम से कर लें, लेकिन समय अपने आप अपनी छलनी में वही रखेगा जो रखने योग्य होगा। इसलिए अंतर केवल यही है, अपने आप अंतर समय तय कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात पूछना चाहूंगा सर आपसे कि लोग पहले से ही रेडियो को सुनना पसंद करते आए हैं। जी आज एफएम चैनल से, और जैसा कि हमारा ये आज पॉडकास्ट जैसी संप्रेषण की नए नए माध्यम शुरू हो चुके हैं, जी तो बदलते वक्त के साथ रेडियो ने क्या बदलाव लाए हैं?
बदलते वक्त रेडियो ने क्या बदलाव लाए हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा एक टेक्निकल अंतर स्पष्ट कर दें कि रेडियो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। वो रेडियो एफएम भी है, तो वो एफएम में रेडियो मिर्ची भी है, वो रेडियो वन भी है, वो रेड एफएम भी है। तो ये तो रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट में उनके अपने अपने ब्रांड नेम है, जैसे एक आकाशवाणी भी रेडियो का एक ब्रांड नेम है। तो अगर आपके प्रश्न का अर्थ ये है कि आकाशवाणी ने क्या बदलाव लाया है, तो इसका उत्तर यही है कि आकाशवाणी ने भी अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति में थोड़ा सा बदलाव लाया है। और वो जिस तरह का हमारा विविध भारती का चैनल वो केवल और केवल मनोरंजन की दृष्टि से काम करता है ज्यादा, तो वहाँ वो बदलाव हम देख पाते हैं। हमारा एफएम गोल्ड है जो दूसरा चैनल है, तो इनमें वो बदलाव आप महसूस करेंगे। लेकिन आकाशवाणी मूल रूप से एक लोक प्रसारक की भूमिका में है, वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। और इसलिए हम प्रतियोगिता के साथ साथ प्रतिबद्धता, कंपटीशन के साथ साथ कमिटमेंट को लेकर भी चलते हैं। और इसीलिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बहुत ही विविधता है। हम कई पहलुओं पर बात करते हैं, हम खेल की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम साहित्य की बात करते हैं, हम कला की बात करते हैं। तो हमारे कार्यक्रमों में जितनी विविधता है वो आप महसूस करेंगे कि दूसरे एफएम चैनल्स जो अभी कॉमर्शियल चैनल्स हैं उनमें वो विविधता नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी भूमिका एक लोक प्रसारक की भी भूमिका है। इसलिए जहां मनोरंजन का प्रश्न है, आप अगर विविध भारती के कार्यक्रम सुने तो उनमें हमने बहुत से परिवर्तन किए हैं। और जहां तक हमारे दूसरी सेवाओं का प्रश्न है, वहां हमारी अपनी जो भूमिका है उसे भी हमने कायम रखा है। आकाशवाणी पुणे में आप कार्यरत थे, जी। एक ऐसा कोई यादगार पल जो आपको आज भी याद है? आकाशवाणी का हर पल याद है, जी। क्योंकि हम ये कहते हैं कि कभी कभी आपको आपकी रुचि और आपकी अपनी जो काम करने की शैली है उसके अनुरूप कोई विभाग मिल जाता है। तो आकाशवाणी में हमें ऐसा लगता है कि हमारी अपनी रुचि और हमारी अपनी शैली के अनुरूप हमको विभाग मिला। और इसलिए ऐसे अनेक अच्छे और कुछ समय के प्रतिकूल भी प्रसंग हैं जो हमें याद हैं, और वे कई अवसरों पर तो बहुत लंबे भी होंगे अगर उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से ऐसे प्रसंग हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें भूल जाऊं ये संभव नहीं है, तुम्हें भूल गाऊं ये संभव नहीं है। न तो उनको भूला जा सकता है और न कई अवसरों पर उनको बताया जा सकता है। इसलिए बहुत से प्रसंग हैं। जी। आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आज हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जहां तक आरिफ भाई जी। संदेश की बात है, तो हम ये कहते हैं कि संदेश देने जैसी कोई बात या कोई समझ या कोई हैसियत हम अपनी नहीं समझते। लेकिन इतना जरूर है कि एक माध्यम में काम करने का जो अनुभव मिला है उसमें केवल हम यही कह सकते हैं कि अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा कहना, तो आपको कहीं ना कहीं जब आप अच्छा पढ़ते हो तब आप अच्छा कहने के काबिल बनते हो। अच्छा सुनते हो तब आप अच्छा कहने के, अच्छा लिखने के काबिल बनते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जॉब कोई भी हो, लेकिन अगर आप अच्छा कहते, पढ़ते, सुनते रहेंगे तो आंतरिक रूप से आप कहीं अधिक मजबूत भी होंगे और आपका सोच पूरी तरह से विधायक होता चला जाएगा, हमें ऐसा लगता है। इसलिए जहां तक हो सके आप जिस भी व्यवसाय में हो, लेकिन थोड़ा सा उस व्यवसाय में रहते हुए भी बेहतर पढ़ने, बेहतर सुनने, बेहतर करने का प्रयास अगर हम करें। किसी दूसरे की नजर में वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो लोगों को बेहतर ना लगे, लेकिन ये आपका मन बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अनसुना अगर आप कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन आपका मन आपसे कहता रहता है, तो यही हम सोचते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।
आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। आरिफ भाई, आपके इस प्रयास की हम भी सराहना करते हैं और इस माध्यम से आप न केवल लोगों के अनुभव पहुंचा रहे हैं, बल्कि प्रकारांतर से एक बेहतर काम इस दृष्टि से कर रहे हैं कि वो विविधता लोगों तक पहुंच रही है, जहां से उन्हें अपने सोचने के नए मार्ग, नए रास्ते दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने अपने श्रोताओं से हमें जोड़ा। नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर पुणे आकाशवाणी के सहायक कार्यक्रम निदेशक रह चुके डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की। दोस्तों, आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए आशना हिंदी पॉडकास्ट। हिंदी भाषा और साहित्य की खूबसूरत दुनिया से जुड़िए और सुनिए अपनी हिंदी अपने लोगों के साथ। आशना हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।